Hi, bye विद्यार्थियों. I am here again with the new chapter number 5, the fundamental unit of life. This is an introduction video, जिसमें हम जानेंगे कि सेल क्या है, किसने डिस्कवर करी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, सेल में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होती है. सेल बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी सेल जो है बेस है लाइफ का. सेल यानी कोशिका बेस है लाइफ का. अ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर जो भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी यूनिट है, इकाई है सेल. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है कि ये जीवन की मूलभूत इकाई है, इसके बिना जीवन ही नहीं है. हम ये कहते हैं कि हम मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए नींव रखनी होती है. ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म की नींव है सेल. सेल नहीं तो कुछ नहीं. ठीक है, डिस्कवरी करी थी सबसे पहले, नाम आता है रॉबर्ट हुक का. रॉबर्ट हुक, इन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइस ली थी. ठीक है, थिन कॉर्क ली थी. कॉर्क क्या होता है? पेड़ की जो छाल होती है, बाहरी जो छाल होती है वो कॉर्क होती है. ठीक है, उसकी पतली स्लाइस काटी और उसको उस समय जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें देखा. तो उसमें उन्होंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे बॉक्स नज़र आए. ऐसे कुछ बॉक्स उनको नज़र आए. उन्होंने इनको नाम दिया सेल. सेल इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम. उनको खाली कक्ष दिखाई दिए, खाली कोश दिखाई दिए, वो खाली बॉक्सेस दिखाई दिए जिनको उन्होंने नाम दिया सेल. और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम. ओके, देन आगे नाम आता है ल्यूवेनहॉक का. ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आता है. ओके, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर करी थी सेल. रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करी थी वो अनफॉर्चुनेटली जो है डेड सेल थी. बट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल की खोज करी थी. लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी. उन्होंने पॉन्ड से वाटर लिया, जो पॉन्ड का वाटर होता है उसमें से उन्होंने लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी. आपके एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट दिए हुए हैं और उनके काम दिए हुए हैं. तो इसमें मैंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, इंडेक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया है. तो एक बार देख लेते हैं उसे. पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी. ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की, इन्होंने डेड की करी थी. जो इन्होंने सेल की खोज करी थी, डिस्कवर करी थी, वो डेड सेल थी. ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी. देन आते हैं रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी. एंड पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी. हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. देन सेल थ्योरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं. सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी. देन आगे विर्चो ने इसे एक्सपांड किया था. कुछ बातें स्लाइडन और स्वान ने बताई थी, लेकिन कुछ बातें विर्चो ने बताई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी. अर्नेस्ट हैकल ने प्लास्टिड की करी थी. क्रिस्टन डे दुवे ने लाइसोसोम की करी थी. और पॉर्टन एंड थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की करी थी. गोल्जी बॉडी की कैमिलो गोल्जी ने करी थी.
ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं, आप इनको याद करें। ठीक है, ये कुछ चीज़ें लर्न करने की होती है जो आपको लर्न करनी ही होंगी। ये विरचौ तक आपको लर्न करना ही करना है, ये एडिशनल है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है गिवन, बट आप इनको याद करें तो अच्छा होगा। देन आपके चैप्टर में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5.1। उसमें क्या करना है आपको कि आपको अनियन लेना है, अनियन को काटना है। काटते ही उसकी दो साइड दिखेंगे आपको, एक कनकेव दिखेगी और एक कन्वेक्स दिखेगी, ऐसे दिखेगी। ये प्याज है, इसको काटा, ये ऐसा दिखेगा, ये हो गया कन्वेक्स और ये साइड होगी इसकी कनकेव, सॉरी कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, तो आपको कनकेव वाले साइड से एक अनियन की एक पतली सी लेयर होती है इसके ऊपर, वो हटानी है, जिसको पील बोलते हैं। ठीक है, उसकी पील को हटाना है। पील को हटाकर उसे वॉच ग्लास में डालना है। वॉच ग्लास एक पैटी डिश होती है जो आप अपने लैब में अपने टीचर को बोल सकते हैं कि वो आपको दिखा देंगे। पैटी डिश क्या होती है, उसमें डालना है, उसमें डाल के आपको उसमें पानी डालना है ताकि वो सूखे नहीं, उसमें पानी ज़रूर डालना है। ठीक है, उसको माउंट करें सेफ्रेनिन से। सेफ्रेनिन एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो आपको आपके लैब में मिल जाएगा। माउंट क्यों करते हैं, माउंट इसलिए करते हैं कि उस जो भी सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो हमें क्लियरली दिख जाए, इसीलिए कुछ चीज़ों को माउंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। ठीक है, फिर सेफ्रेनिन लगा के उस पर कवर स्लिप लगाएंगे। कवर स्लिप एक छोटी सी स्लिप टाइप एक होता है जिस ग्लास की बनी होती है, उसे आप किसी भी जो भी आप चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो फ्लैट रहे, मुड़े मुड़े नहीं, मेन इसका वो होता है। कवर स्लिप लगा के आप इसको जो है स्पील को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आपके लैब में अवेलेबल होता है, उसमें देखेंगे तो आपको सेल दिखेंगे। सेल के अंदर कुछ मटेरियल दिखेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 5.1 है। तो हम बात करते हैं अब सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी सबसे पहले स्लाइडर एंड स्वान ने दी थी, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। इसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। उन्होंने बताया था कि सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इस वर्ल्ड में है आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। वो किसी न किसी सेल से बने हैं, या तो वो एक सेल से बने हैं या एक से अधिक सेल से बने हैं। अगर एक सेल से बने हैं तो वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। अगर वो बहुत सारी सेल से बने हैं तो वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस बात को। सबसे पहले स्लाइडर स्वान ने जो कहा था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of one or more cell। ठीक है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म किसी न किसी सेल से बना है, चाहे वो एक सेल से बना है या एक से अधिक सेल से बना है। सेकंड बात बताई थी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेस है लाइफ का। ठीक है, देन विर्चो ने स्टार मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विर्चो ने क्या ऐड करा था। विर्चो ने ऐड करा था कि सेल arise from pre-existing cell।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी नई सेल बनती है वो पुरानी ही सेल से बनती हैं। वो जो पुरानी सेल होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं वो डिवाइड होकर नई सेल बनाती हैं। ये बात बिरशॉ ने कही थी। आपकी जो बॉडी है उस सेल डिवीजन से बनी है और जो पुरानी सेल है वो डिवाइड होके नई सेल में बनती है। यानी कोई सेल है डिवाइड हुई तो दो नई सेल में बन गई। ये मदर सेल है और ये डॉटर सेल है। ठीक है, ये सेल डिवीज़न बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे कभी इसके बारे में बात करेंगे। देन अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल में क्या क्या होता है, सेल किससे बनी होती है, वो सब बात करते हैं। तो हम बात करेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। मेनली 3 कंपोनेंट इसमें इंक्लूड करे गए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, सबसे जो बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी नहीं बोल सकते, सबसे बाहरी जो होती है प्लांट में सेल वॉल होती है, बट इन जनरल हम एनिमल्स की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करें कि ये सेल है, ये इसकी जो ये कवरिंग है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है, सेपरेट कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर पदार्थ होते हैं, अंदर जो मैटर होता है उसको बाहर वाले मैटर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं होने देते इन दोनों को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, एक से काम है कि जो अंदर जो मटेरियल है और जो बाहर जो मटेरियल है उन दोनों को मिक्सअप नहीं होने देना है। ठीक है, देख लेते हैं इस बात को। सेपरेट्स कंटेंट ऑफ द सेल, contents of the cell from its external environment प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बात करेंगे अभी क्या होता है ये। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, बात करते हैं अभी। मान लो कोई आपके घर आता है, ठीक है, कोई अनजान आपके घर आता है, दरवाज़ा बजाता है, पहले नॉक करता है, तो आप उससे पूछते हैं कि भाई आपने गेट खोला, पूछते हैं क्या काम है। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये आपके काम का बंदा है तो आप उसे एंट्री देंगे, या आप उसे जानते हैं, आप उससे फैमिलियर है तो आप उसे एंट्री देंगे। बट अगर आपको लगेगा कि ये तो कोई कुछ मेरे काम का ही नहीं है, या पता नहीं कौन है, ये तो फॉरेन है कोई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गेट बंद कर देंगे, उसे बाहर से भगा देंगे। तो ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है जो भी इसके बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है या पार्टिकल जो भी बाहर से आ रहा है उसको पहले देखता है कि क्या ये मेरा फैमिलियर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे वहीं रोक देता है। कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में एंटर करते हैं। लेट्स सपोज कि सेल आपका घर है,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका गेट है, ठीक है। उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम करता है कि अनचाहे पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल जो है एंट्री ना कर पाएँ, जिससे सेल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। परमिएबल क्यों? क्योंकि आने जाने दे रही है। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करती है पार्टिकल्स को, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर होती है। लिपिड बाई लेयर का मतलब होता है कि इसके ऊपर और उसके दोनों साइड, जैसे हम एक बार ये देख लेते हैं, ये कोई सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी डबल लेयर होती है प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो डबल लेयर होती है। इसको काट कर इसको एनलार्ज करके यहाँ बता रही हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड हैं, ये एक्सटर्नल साइड और इंटरनल साइड, ठीक है। दोनों साइड के बाहर जो है हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब समझते हैं आप कि जो पानी से जिसको डर लगता है, ठीक है, फोबिया होता है किसी चीज़ का, तो हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और अंदर जो होती है हाइड्रोफिलिक टेल होती है। ये हेड होता है और ये टेल होती है, ये वाली। और कुछ प्रोटीन चैनल भी होते हैं इसमें, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। लिपिड की बाई लेयर क्यों है? क्योंकि एक लेयर ये है लिपिड की और एक लेयर ये है लिपिड की। दो लेयर मिलके बाई लेयर का काम करते हैं। और प्रोटीन, इनके बीच बीच में कुछ प्रोटीन चैनल भी होते हैं, जिससे कुछ पार्टिकल जो सेलेक्टिवली पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री होती है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसी में दो टर्म आते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या होता है डिफ्यूजन और क्या होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की बात करें तो पहले आपको मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो गैसेस मूव करती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो गैस का मूवमेंट है वो डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। गैसेस मूव हाई concentration to its lower concentration. एग्जाम्पल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो अगर आप जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ में ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफ्यूजन वर्क करता है। कैसे? गैसेस मूव हाई कंसंट्रेशन। सपोज कि आप ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत हाई कंसंट्रेशन में है
और आपके शरीर में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपको वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो डिफ्यूज़न के थ्रू हाई ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके अंदर सेल में जाता है, आपके सेल तक ब्रीथ के थ्रू अंदर जाती है ऑक्सीजन। और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि CO जो भी हम काम करते हैं, जो हमारी सेल डिवाइड होती है या कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जो भी काम हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वर्क हो रहा है, उसमें CO2 रिलीज़ होती है। ठीक है, तो CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है अंदर, और कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन CO2 जो है फिर डिफ्यूज़न के थ्रू एनवायरनमेंट में जाती है, बाहर एनवायरनमेंट में हम उसको रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से जो डिफ्यूज़न के थ्रू O2 एंड CO2 अंदर बाहर ब्रीथ एंड इनहेल और एक्सहेल के थ्रू अंदर बाहर हम भेजते हैं, निकालते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न का ही टाइप है। ठीक है, ऑस्मोसिस में बस वाटर मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल मूव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये होता है ऑस्मोसिस में। बट जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन amount of substance dissolve in water, इसका मतलब है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, जो वाटर मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, वो डिपेंड करता है कि वाटर में कौन सा वाटर में जो भी सब्सटेंस यानी कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है, जो भी वाटर में डिज़ोल्व सब्सटेंस है, उसका अमाउंट कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें इंक्लूड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी हम बात करेंगे क्या होता है। तो ये है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बात करते हैं पहले कि इन सॉल्यूशन में, इन टाइप के सॉल्यूशन में हम सेल को रेफरेंस में लेके बात करेंगे कि सेल के अंदर जो भी कंसंट्रेशन है वो कैसा है कंपेयर टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें देखेंगे एक बीकर लिया हमने, बीकर में सेल को रख दिया है। कौन कैसे सेल है ये? सेल जिसमें जिसके बाहर का जो वाटर है वो ज़्यादा डाइल्यूट है, बाहर का वाटर डाइल्यूट है कंपेयर टू सेल के अंदर के सब्सटेंस से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें अंदर प्योर वाटर कम है, बाहर प्योर वाटर ज़्यादा है। तो क्या होगा, वाटर जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन का मतलब है कि प्योर वाटर कंसंट्रेशन हाई होती है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, क्योंकि अंदर पानी कम है, अंदर तो NaCl ज़्यादा है। ठीक है, अंदर जो है NaCl ज़्यादा है, ये NaCl है अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा, अब होगा कि सेल के अंदर खूब सारा पानी जाएगा तो सेल फूल जाएगी।
सेल टर्जिड हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये पहले ऐसी थी और फिर ये इतनी फूल के बड़ी हो गई और बाहर भी वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, वाटर कम हो गया। ठीक है, ये होता है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स कम, हाइपो मीन्स लेस। क्या लेस? लेस किसका? क्या क्या लेस होता है? पानी, प्योर वाटर। प्योर वाटर लेस है कहाँ में? कहाँ पे? सेल में, कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, प्योर वाटर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। हम सेल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। देन फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, सेम, नो चेंज। इसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर कंसंट्रेशन सेम रहती है, ना ही बाहर ज़्यादा है ना ही अंदर ज़्यादा है, इक्वल। तो क्या होगा? सेल ना ही तो वाटर एब्जॉर्व करेगी और ना ही वाटर लूज़ करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। सेल रिमेन अनचेंज। ओके, देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपर का मीन्स हाई, हाई कंसंट्रेशन। हम कहते हैं ना कि अरे वो तो हाइपर हो गया, हाइपर मीन्स ज़्यादा। ठीक है, क्या ज़्यादा? वाटर, वाटर, प्योर वाटर ज़्यादा। प्योर वाटर कहाँ है अब ज़्यादा? इनसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल। देन वाटर कहाँ मूव करेगा अब? बाहर की तरफ। वाटर मूव बाहर की तरफ करेगा, तो जो भी पानी था, जो भी पानी जो सेल के अंदर था, ठीक है, जो भी वाटर था अंदर, वो सारा निकल गया। तो सेल क्या हो गई? श्रिंक हो गई। ठीक है, सेल हो गई श्रिंक। इसे ही प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हम आगे देखेंगे इसको और डिटेल में, प्लाज्मोलाइसिस को। तो सेल जो है श्रिंक हो गई। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइपोटोनिक का एग्जांपल आप किशमिश का ले सकते हैं, जो किशमिश होती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे किशमिश की। अगर किशमिश को ऐसे सॉल्यूशन में रखें जहाँ प्योर वाटर, यानी बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर जो उसकी वाटर की कंसंट्रेशन है, वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई हो, और किशमिश के अंदर तो शुगर की कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा? जो वाटर है वो मूव करेगा अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी जो वाटर के बाहरी जो कंसंट्रेशन है हाई है और अंदर जो है कम है। अंदर किसके? सेल के अंदर कम है, तो वाटर मूव करेगा बाहर से अंदर की ओर। तो किशमिश जो है थोड़ी देर पानी में रखने के बाद फूल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, बात करते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस क्या है देखते हैं। ये सबसे बाहर सेल वॉल। ठीक है, इन हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में प्लाज्मोलाइसिस कैसे होता है वो देख लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में ये सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, ठीक है, कोई पील ले ली हमने या लीफ ले ली, तो उसकी बात कर रहे हैं। सबसे बाहर सेल वॉल, एंड देन सेल वॉल के बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, जिससे क्या होगा? वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, यानी अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। ठीक है, बाहर मूव करते ही क्या होगा? जो सेल है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेट होने से सेल जो है श्रिंक होने लगेगी। आपने देखा होगा पत्तियां मुरझा जाती है, अगर ज़्यादा तेज़ धूप होती है, उनको पानी नहीं मिलता है कई कई दिनों तक, तो सेल जो पत्तियां हैं, वो लीफ जो होती है प्लांट्स की, वो मुरझा जाती हैं, श्रिंक होने लगती हैं। आपने नोटिस भी करा होगा इस चीज़ को। तो वो क्यों होती है? तो प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस में फिर सेल जो है श्रिंक हो जाती है। सेल पूरी श्रिंक होती है, उसको कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, क्योंकि सेल से पूरा पानी निकल चुका है और सेल अब श्रिंक हो गई है, उसका शेप भी खराब हो गया है। ऐसे ही जो है इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ऐसे ही सेल वॉल क्या करती है? जब वाटर मूव करता है इनसाइड द सेल। ठीक है, वाटर मूव करेगा सेल के अंदर, या किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटर अगर मूव करता है तो क्या होगा? सेल फूलने लगेगी। ठीक है, इतनी फूल जाएगी कि भाई अगर उसमें पानी एंटर करे जाएगा करे जाएगा करे जाएगा, तो क्या होगा? सेल फूल जाएगी और फूल के फट जाएगी। तो फटने से बचाने के लिए सेल वॉल, उसको फटने से बचाने के लिए सेल वॉल होती है। क्या होगा? जैसे ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें भी वाटर की कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है। अगर वाटर जो है यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाटर
H2O, ठीक है, ये मूव कर रहा है, वाटर मूव करे जा रहा है, तो सेल क्या होगी, सेल फूल जाएगी, ठीक है, इतनी फूल जाएगी, फूल के क्या करेगी, ये बाहर जो सेल वॉल है उस पर प्रेशर लगाएगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर लगाएगी, और उसी 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 कॉन्टेक्स्ट में जो है सेल वॉल भी बराबर प्रेशर लगाती है, ठीक है, तो दोनों में इक्वली बैलेंस बन जाता है, तो सेल जो है फटने से बच जाती है, ठीक है। ये होगी प्लाज्मोलाइसिस की बात और सेल वॉल की बात। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कमांड करता है क्योंकि ये कमांड करता है सेल को कि उसका फेट क्या होगा, यानी उसका भविष्य क्या होगा, वो क्या बनेगी, कैसे डिवाइड करना है सेल को, ये सब डिसाइड करता है न्यूक्लियस। क्यों कैसे, कि हमारा ब्रेन होता है वही तो सब कुछ डिसाइड करता है ना, कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ ब्रेन डिसाइड करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर होती है। न्यूक्लियस हैज़ सॉरी, वापस लिख देते हैं इसको काट के अच्छे से। न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बाहर की मेम्ब्रेन को इसे कहेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मटेरियल्स को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने को। कुछ पोर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके थ्रू जो है मटेरियल, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो अंदर और बाहर निकल सकते हैं। अंदर के जो ठीक है पोर्स होते हैं जो अंदर बाहर मटेरियल को आने जाने के लिए प्रोवाइड करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। क्रोमोसोम भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, उसको फर्दर हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम होता है कि जिसमें आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव रहती है इन फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या होता है क्रोमोसोम में? कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन in form of DNA and प्रोटीन, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं या कुछ बिहेवियर में अपने पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं, शक्ल सूरत में, हाइट में। तो वो सब किसका खेल है? सारा जीन्स का खेल है, ठीक है। सब कुछ जीन्स पे डिपेंड है। जीन्स क्या होते हैं? ये डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है जीन। ठीक है, जीन ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए ही डिसाइड करता है कि हम किसकी तरह होंगे, कैसे दिखते हैं, सब कुछ हमारे डीएनए होता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाले कैरेक्टर्स,
तो क्रोमोसोम में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करने वाले सब्सटेंस होते हैं जैसे डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। और जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन की क्रोमोसोम की यूनिट क्रोमोसोम की यूनिट जो होती है क्रोमेटिन होती है, आगे बात करेंगे। क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। ये जो है क्रोमोसोम आपको सेल डिवीज़न की मेटाफेज में दिखाई देते हैं। सेल डिवीज़न की एक स्टेज होती है मेटाफेज में क्रोमोसोम आपको पूरे क्लियरली दिखाई देते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न को हम बहुत अच्छे से आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गई न्यूक्लियस। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट